हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होना स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एक्साइज दरोगा की फॉर्म अप्लाई हो रहा है और कुछ ही दिन बाद 1806 पोस्ट पर सामान्य दरोगा की नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सीरीज शुरू की जा रही है। कोशिश रहे फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाए ताकि संपूर्ण जीके की तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? शौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? तो अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। याद रखना है, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी। ठीक, इस वेद में कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र है। कितना मंत्र है? 731 मंत्र है और 6000 पद है। याद रखना है कि 731 मंत्र और 6000 पद अथर्ववेद में है। औषधि का उल्लेख, याद रखना है, औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया था। औषधि का उल्लेख किसमें किया गया था? अथर्ववेद में किया गया था। औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया था। याद है? ठीक है। और इसी में कहा गया था कि सभा एवं समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। अथर्ववेद में ही कहा गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। अब थोड़ा डिटेल में देख लीजिए जाए। ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, इसमें 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। याद रखना है, ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। और सामवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? सामवेद के ज्ञाता को कहा जाता है उदगाथा। क्या कहा जाता है? उदगाथा। क्या कहा जाता है? उदगाथा कहा जाता है। यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? अधर्वणयु। अधर्वणयु क्या कहा जाता है? अधर्वणयु। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद के ज्ञाता को कहा जाता है ब्रह्मा। क्या? ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री, सामवेद के ज्ञाता को उदगाथा, यजुर्वेद के ज्ञाता को अर्धवर्यु और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन के द्वारा किया गया था। याद है? कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास राजतरंगिणी में किया गया है, जो कि कलहन के द्वारा लिखा गया था। ठीक, पतंजलि कौन है? पतंजलि योग के जनक हैं। ठीक है, योगासन। ठीक है, योग के जनक कौन है? तो पतंजलि है। चाणक्य कौन है? चाणक्य याद कीजिए, चाणक्य कौन है? तो इन्हीं को विष्णु गुप्त कहा जाता है। चाणक्य को ही विष्णु गुप्त कहा जाता है और कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य कौन हो जाएंगे? अर्थशास्त्र के जनक। पाणिनि कौन है? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक, जो कि संस्कृत भाषा में सबसे पहले व्याकरण की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने की थी। ठीक है, याद रखना है, संस्कृत में व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा किया गया था। अष्टाध्यायी इनके किताब का नाम है। मतलब अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट देखिए। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य जो है आपका लोथल में और चनहुद्रो दोनों में ये मतलब प्राप्त हुआ है। इसका साक्ष्य जो है लोथल और चनहुद्रो दोनों में इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब देखिए, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। ठीक, गुजरात में। ठीक, भोगवा नदी के तट पर। चनुद्रो सिंधु नदी के तट पर। कहां पड़ता है चनुद्रो? तो पाकिस्तान में। ठीक, सिंधु नदी के तट पर। कालीबंगा, कालीबंगा कहां पड़ेगा कालीबंगा? तो ये राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, कालीबंगा जो है आपके घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा है। ठीक, कालीबंगा कालीबंगा से याद कीजिए कि कालीबंगा में काली चूड़िया का साक्ष्य मिला है आपका। मतलब काली चूड़िया का साक्ष्य आपका कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक, याद रखना है, काली चूड़िया अग्निवेदिका, अग्नि
अग्निवेदिका, ठीक है, अग्निवेदिका का साक्ष्य भी आपका कालीबंगा से ही मिला है, ठीक, याद रखना है। और कुछ एक्स्ट्रा देख लीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी, बताइए तो। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कब की थी, 1921 में की थी। यह सभ्यता कैसी थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। अग्निकुंड का अग्निकुंड अग्निकुंड का साक्ष्य कहां कहां मिला है, तो आपका एक तो कालीबंगा में मिला है और दूसरा कहां मिला है, लोथल में मिला है, ठीक। याद रखना है अग्निवेदिका का या अग्निकुंड का साक्ष्य कहां कहां से मिला है, तो कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से आपका मिला है, ठीक। और नर्तक की कांस्य मूर्ति का प्रमाण कहां मिला है, नर्तकी, ठीक है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहां से मिला है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक। अब मिट्टी से बने हल का प्रमाण कहां मिला है, मिट्टी से बने हल का प्रमाण जो है बनावली से मिला है, क्लियर। एक और याद रखिए, कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो ये 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन, तो अवशेष स्तूप, पहला क्या हो जाएगा, अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप, मन्नत स्तूप, ठीक। कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब आपको कमेंट में बताना है कि सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सांची का स्तूप किसके द्वारा, किस मतलब शासक के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1347 में की गई थी। कब की गई थी, 1347 में। किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा। याद रखना है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। याद रखना है आप लोगों को, ठीक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, याद रखना है, बताना है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ठीक। याद रखना है आप लोगों को, हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में, मतलब इसी के काल में 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद है, ठीक। चेतक क्या हो जाएगा, तो घोड़ा हो जाएगा। याद रखना है, राम प्रसाद हाथी का नाम था, चेतक घोड़ा का नाम था, ठीक। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, तो 1597, याद रखना है, 1597 में इनका देहांत हुआ था। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, 1597 में हुई थी। याद रखना है कि ये मतलब हल्दी घाटी का युद्ध जो है, हल्दी घाटी का युद्ध आपका महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी। कब हुई थी, याद बताइए तो, कब हुई थी, 15 जून 1900 सॉरी 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। उस समय महाराणा प्रताप की राजधानी कहां थी, बताइए, कुंभलगढ़। कहां थी, कुंभलगढ़। याद रखना है, उस समय महाराणा प्रताप की राजधानी कहां थी, कुंभलगढ़ थी। नेक्स्ट देखिए, भैरवाल की संधि, भैरवाल की संधि कब कब हुई थी, तो 22 दिसंबर 1846 को भैरववाल की संधि हुई थी। और लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1846 को। याद रखना है, लाहौर की संधि आपका 9 मार्च 1846 को हुआ था। अब भैरवाल की संधि किनके बीच में हुआ था, तो सिख और अंग्रेज के बीच में हुआ था, ये याद रखना है, ठीक। आगे देखिए, 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था,
1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? तो क्या शामिल था आपका? बंगाल विभाजन रद्द, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, अब बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। ठीक, इनमें से सभी मतलब ये सभी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सेवा समिति सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू ने। हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना किया था। ठीक, बताना है आप लोग को आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। ठीक, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसने किया था आत्मीय सभा की स्थापना। इंडियन लीग की स्थापना याद रखिएगा, इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक, इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 ईस्वी में किया था। ठीक, शारदा सदन की स्थापना याद रखना है, शारदा सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में रमाबाई ने किया था। ठीक है, शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? रमाबाई ने 1889 में किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1539, ठीक है, कोलाचेल का युद्ध 1741, ये भी सही है, खुर्दा का युद्ध 1795, ये भी सही है, रूहेला का युद्ध 1772 में नहीं हुआ था। रूहेला का युद्ध जो हुआ था ये आपका 1773 में हुआ था। कब हुआ था? 1773 से 74 के बीच में हुआ था। सुजाउदौला और अफगान के बीच हुआ था। याद रखना है, रूहेला का युद्ध सुजाउदौला और अफगान के बीच, रुहेलखंड के अफगान, ठीक है, रुहेलखंड के अफगान के बीच ये रूहेला का युद्ध हुआ था। सुजाउदौला और रुहेलखंड के अफगान के बीच 1773 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां जेल में रखा गया था। ठीक, आगा खां जेल में रखा गया था। याद रखना है, ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। याद रखना है ये, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को आपका ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? 9 अगस्त 1942 को। ठीक, बताना है राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद कर दिया गया था? ठीक, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुरा जेल में। याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुरा जेल में कैद किया गया था। कस्तूरबा गांधी को आगा खां महल में। ठीक, कस्तूरबा गांधी को आगा खां महल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुरा जेल में। ठीक, ये याद हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 2023 में शामिल किया गया था। ठीक, 2023 में इसको शामिल किया गया था। बताना है लाल किला को कब किया गया था यूनेस्को में शामिल? तो 2007 में। लाल किला को याद रखिएगा, लाल किला को 2007 में शामिल किया गया था। कब? 2007 में। धौलावीरा को 2021 में। धौलावीरा को 2021 में। कंचनजंगा को, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को 2016 में। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को। नालंदा बिहार को भी 2016 में। 2016 में आपका नालंदा बिहार हो जाएगा और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। धौलावीरा धौलावीरा को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 2021 में। ठीक, क्लियर हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय
भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय आपको चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? रिंग गार्ड और बैकबोर्ड ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, बास्केटबॉल से। रिंग गार्ड हो गया, पॉइंट हो गया, लीड पास हो गया, क्या हो जाएगा? लीड पास। ठीक है, लीड पास भी आपका बास्केटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। याद बताना है कि बास्केटबॉल का जो आविष्कार हुआ था कब हुआ था। ठीक, बास्केटबॉल का आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है। याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में बास्केटबॉल खेला गया था। ठीक, आप लोगों को कमेंट में क्या बताना है कि बास्केटबॉल का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया था? किसके द्वारा रखा गया था? ये इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था। ठीक, याद रखिएगा। एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन है? तो थॉमस एडिसन है। विलियम हार्वे कौन है? तो परिसंचरण के रक्त परिसंचरण के खोज किए थे विलियम हार्वे। रॉबर्ट कोच, तो टीबी के बैक्टीरिया के खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा। एच जे मूलर कौन थे? तो एच जे मूलर जो है एक्सरे एक्सरे द्वारा उत्परिवर्तन की खोज किसने की थे? एच जे मूलर के द्वारा। ठीक, एक्सरे द्वारा उत्परिवर्तन की खोज एच जे मूलर के द्वारा। रॉबर्ट कोच क्या खोजे थे? रॉबर्ट कोच याद रखिएगा, तपेदिक मतलब टीबी के बैक्टीरिया की खोज आपका रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। ठीक, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो किसमें आएगा विद्युत उद्युत? तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, पशुपालन आता है, वन उद्योग आता है, मत्स्य पालन आता है। याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा? कृषि, पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन। ठीक, तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? तो व्यापार आ जाएगा, होटल आ जाएगा, रियल एस्टेट आ जाएगा। याद रखिएगा, रियल एस्टेट भी तृतीय क्षेत्र में आता है। सार्वजनिक प्रशासन आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना वी के आर राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1931 में किया गया था। कब किया गया था? 1931 में। ये भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब? 1867 से 68 के बीच में की गए थे। ठीक, याद रखिएगा। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो कृषि में तो है, संचार में है, खनन में है, लेकिन पेंशन में नहीं है। ठीक है, पेंशन में आखिर है कितना? तो 49%। कितना है? 49%। नेक्स्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? तो 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये आपका शामिल नहीं है। बाकी अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि ये शामिल है। ढांचागत सुविधा विकसित करना ये भी शामिल है। विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना ये भी आपके शामिल है। ठीक, नेक्स्ट, इस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था। किसने किया था? तो ये किया था सुरेश तेंदुलकर समिति ने। ठीक, सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसको आधार माना था। ठीक, तो इसका गठन कब हुआ था? 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? ठीक 4 साल बाद। ठीक है, 2009 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो कौन शामिल हुए भाई? ये तो प्रोबोवो सुबियांटो। प्रोबोवो सुबियांटो ये कौन थे? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति।
33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो कुल 6 पदक प्राप्त हुए थे। कितने पदक? 6 पदक। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत था? ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत? 1.8% है। कितना है? 1.8%। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? तो 86,000 करोड़ रुपया। ठीक, आगे देखिए, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं उड़ीसा के। ठीक है, उड़ीसा राज्य के ये मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो कहां किया गया है? तो ये कहां किया गया है? आपका कजाकिस्तान में किया गया है। कहां किया गया है? कजाकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से रुद्रम वन क्या है? निम्न में से रुद्रम वन क्या है? रुद्रम वन क्या है आपका? तो ये एक मिसाइल है। क्या है? एक मिसाइल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो ये 159 है। कितना है? 159। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 5 व्यक्तियों को। कौन कौन? कर्पूरी ठाकर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, क्लियर हो गया। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? 139। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? 25 जून को। ठीक है, 25 जून को। नेक्स्ट, होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और मिस्र के बीच होपेक्स सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? सूर्यबाला को। किसे? सूर्यबाला को। नेक्स्ट, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? बताइए। विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य का है? तो ये गुजरात राज्य का है। किस राज्य का है? तो गुजरात के राज्य का है। बताना है गोंड पेंटिंग कहाँ का है? तो गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश का है। लौंग लता कहाँ का है? लौंग लता उत्तर प्रदेश का। ठीक, मतलब इनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक, गोंड पेंटिंग को दिया गया है, लौंग लता को दिया गया है, गारद साड़ी को दिया गया है। गारद साड़ी, गारद साड़ी कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। गारद साड़ी याद रखना है। गारद साड़ी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्मीना सिल्क को दिया है, पश्मीना सिल्क को दिया गया है। ठीक है, पश्मीना सिल्क को, पश्मीना सिल्क कहाँ का है? तो ये तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? 1445। कितना? 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज देखने को मिली है। नेक्स्ट, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है?
तो चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है आपको 2028 तक। कब? 2028 तक। नेक्स्ट, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? बताना है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो झारखंड राज्य के द्वारा की गई है। झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ठीक। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि। इति प्लस आदि हो जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि। पाप पुण्य, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। ठीक। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या होगा? काम के लिए समय चाहिए। काम के लिए समय चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। ठीक। एक एक वाक्य आपके तुले हुए, ये गलत हो गया। आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है, ये भी गलत है। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आर यू रियली डिजीरियस विजिटिंग? ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजीरियस के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। ठीक। ऑफ। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। जॉर्जियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? जॉर्जियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? जॉर्जियस का अपोजिट हो जाएगा आपका प्लेन। क्या हो जाएगा? प्लेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है? मतलब किस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को ही कहा जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत लिया था। याद रखना है कि इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत लिया था, इसी एक्ट के तहत। ठीक। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताना है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी थे। जेबी कृपलानी कौन थे? तो जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी कौन थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कौन थे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साख समिति के अध्यक्ष थे। कौन? साख समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एवी ठक्कर कौन थे? तो एवी ठक्कर जो थे बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र के उप समिति थे। एवी उप समिति के अध्यक्ष थे एवी ठक्कर। कौन? तो बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र के उप समिति के अध्यक्ष एवी ठक्कर थे। जेबी कृपलानी कौन थे? जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कौन थे? साख समिति के अध्यक्ष थे। ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को कहां से लिया गया है? तो न्याय के तत्वों को कहां से लिया गया है? न्याय के तत्वों को तो यह लिया गया है रूसी क्रांति से लिया गया है। न्याय के तत्व कौन कौन हो जाएंगे? एक तो सामाजिक न्याय हो जाएगा, दूसरा आर्थिक न्याय हो जाएगा, तीसरा राजनीतिक न्याय हो जाएगा। ये तीनों न्याय जो है ये रूसी क्रांति से न्याय के तत्वों को कहां से लिया गया है? तो ये आपके मतलब
रूसी क्रांति से लिया गया। रूसी क्रांति कब हुआ था? कब हुआ था? 1917 को रूसी क्रांति हुआ था। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1989 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो 20 के 3 में दिया गया है। ठीक है, 20 के 3 में दिया गया है ये। नेक्स्ट देखिए, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है, मतलब कहाँ इसका जिक्र किया गया है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख कहाँ है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ये सही है। संसद का सर्वोत्तम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, ये भी सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये भी आपका सही है। लेकिन आपका मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत है। ठीक है, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? सरकार से स्वतंत्र है, ये जो है आपका सरकार से आपका स्वतंत्र होता है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक, लोक लेखा समिति क्या है? तो लोक लेखा समिति आपका वित्तीय समिति है वित्तीय समिति है ना, लोक लेखा समिति। ठीक, विभाजित विभागीय समिति क्या है? विभागीय समिति एक स्टैंडिंग समिति होता है। विभागीय समिति क्या होता है? स्टैंडिंग समिति होता है। याचिका समिति क्या होता है? कार्यकारी समिति होता है। याचिका समिति क्या होता है? कार्यकारी समिति होता है। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति, ये आपका क्या हो जाएगा? तदर्थ समिति हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो कोंकणी को तो जोड़ा गया है, मणिपुरी को जोड़ा गया है, नेपाली को जोड़ा गया है, कश्मीरी को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, मूल संविधान में कितने भाषाएं हैं बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो बताना है आप लोग को। वर्तमान में कितना है? तो 22 है। वर्तमान में अभी 22 है, लेकिन आपका मूल संविधान में कितना था? ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो कौन करता है? तो ये वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्त आयोग का जिक्र जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। किसमें किया गया है? 280 में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? तो इयोन कहा जाता है। इयोन कहा जाता है, याद रखना है। इयोन, इयोन के बाद क्या आता है? महाकल्प आता है। इयोन के बाद आपका 1 नंबर पे तो इयोन आ जाएगा, 2 नंबर पे आपका महाकल्प आता है। ठीक है, 2 नंबर पे महाकल्प, सबसे बड़ा इयोन, उसके बाद महाकल्प, उसके बाद आपका कल्प होता है। ठीक, उसके बाद कल्प होता है। कल्प के बाद आता है युग, युग के बाद आता है आपका काल। ठीक है, 1 नंबर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? खंड यौन, फिर महाकल्प, फिर कल्प, फिर युग, फिर काल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? शनि ग्रह तो नहीं बना हुआ है। ठीक है, शनि ग्रह चट्टान से नहीं बनाया गया है, बल्कि गैस से बना है। ठीक, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ये सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर है। ठीक,
बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा आपका? नेफोस्कोप। क्या हो जाएगा? नेफोस्कोप। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। तीनों को तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर से नहीं है? ठीक है, कौन सा दर्रा आपका नहीं है, मतलब कश्मीरी जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है? कौन सा दर्रा? तो अघिल दर्रा। ठीक, अघिल दर्रा। अघिल दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख। काराकोरम तो आपको जम्मू कश्मीर में है, फिर पंजाल भी है, बनिहाल भी है, लेकिन अघिल जो है ये लद्दाख में पड़ता है। अघिल और जोजिला। ठीक है, जोजिला दर्रा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब जो है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44, ये सही है। NH 44 जवाहर सुरंग स्थित है। NH 44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है। ये भी आपका मतलब तीनों के तीनों आपका कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो नागपुर में की गई थी। याद रखना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना जो है 1958 में नागपुर में की गई थी। इसका 5 गो क्षेत्रीय मतलब प्रयोगशालाएं हैं। कौन कौन? तो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। याद रखिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? ये बताना है। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में कितना है? 96। ठीक है, 96 वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में। कितना है? तो 96 है। याद रखेगा। महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में 48 है, मात्र 48 है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो मैग्नीज सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जल, फिर प्रोटीन, फिर वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। डी ब्रोगली ने की थी। ठीक है, परमाणु सिद्धांत का जन्म जो था जॉन डाल्टन ने किया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कौन है? तो जॉन डाल्टन है। ठीक है, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार जो होता है वो 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट जो है ये लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहा का है। लोहा का कौन कौन है? हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सीडोराइट होता है, आयरन पाइराइट होता है, कैल्कोपाइराइट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लोहा का कौन कौन अयस्क है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, कैल्कोपाइराइट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? रोमन विट्रोल किसको कहा जाता है? हरा कशीस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरा कशीस को कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 इंटू 7H2O। कितना? 7H2O को आपको हरा कशीस या ग्रीन विट्रोल या रोमन विट्रोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उजला थोथा किसको कहा जाता है? उजला थोथा
उजला थोथा कहा जाता है आपको जिंक सल्फेट को कहा जाता है, ठीक है। जिंक सल्फेट ZnSO4 इंटू 7H2O मतलब उजला थोथा जिंक सल्फेट को कहा जाता है उजला थोथा। और नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। नीला थोथा जो है आपको कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। CuSO4 फॉर्मूला क्या हो जाएगा CuSO4 5H2O कितना 5H2O, ठीक है। तुतिया भी कहा जाता है नीला थोथा तुतिया, कॉपर सल्फेट को तुतिया कहा जाता है। याद रखना है कि लाल थोथा जो है लाल थोथा किसको कहा जाता है कोबाल्ट सल्फेट को कहा जाता है। याद रखना है लाल थोथा किसको कहा जाता है कोबाल्ट सल्फेट को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए नोबेल का तेल निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है। नोबेल का तेल किसको कहा जाता है तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है आपका नोबेल का तेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है। प्रबल उपचायक फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन है। कौन सा है फ्लोरीन। नेक्स्ट देखिए जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है तो किसे माना जाता है हर्टविग को। किसको हर्टविग को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। हाँ केंद्रिका मौजूद नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, सेंट्रोसोम जिसको कहा जाता है ये तो आपका यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, ठीक। कौन सा कथन आपका सत्य है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यह आपका सत्य है, ठीक। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है गोल्जी काय को। किसको कहा जाता है गोल्जी काय को। गोल्जी काय कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसको खोजा गया था, ठीक है। कैमिलो गोल्जी के द्वारा। जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है सिस्ट्रोन कहा जाता है। याद रखना है सिस्ट्रोन कहा जाता है, ठीक है। उत्परिवर्तन की इकाई आपका म्यूटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा म्यूटोन। क्या हो जाएगा म्यूटोन जो है ये उत्परिवर्तन की इकाई है, ठीक है। और रेकॉन क्या है रेकॉन जो है ये याद रखना है पुनः संयोजन की इकाई। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन और म्यूटोन जो है उत्परिवर्तन की इकाई है, ठीक। नेक्स्ट देखिए जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है तो कितना होता है 1981। 1981 याद रखना है 19 और 81। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है तो ये तांबा की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है तांबा की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। खारे जल में पाए जाते संपोरिफेरा। संपोरिफेरा जो है ये खारे जल में पाया जाता है, याद रखिएगा। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है। मेढक मेढक मतलब जो जल और थल दोनों में रहता है उसको एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, ठीक। उभयचर जिसको कहा जाता है उभयचर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। मतलब बहुत बड़े आकार का जिब्रेलिन्स, ठीक है। जिब्रेलिन्स हार्मोन के छिड़काव से, ठीक है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पानी क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक। ये तो बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, ये भी आपका सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक। मतलब तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? दाब अदिश राशि है, आपका तो सही है, दाब आपका अदिश राशि है। कार्य का विमीय सूत्र ml2t-2 होता है, बताइए। कार्य का विमीय सूत्र ml2t-2 होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कार्य का विमीय सूत्र तो ml2t-2 होता है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, परंतु शून्य नहीं हो सकता है। बिल्कुल शून्य तो हो सकता है ना? गलत है ये कथन। समतल कोण का एसआई मात्रक स्ट्रेडियन है, नहीं स्ट्रेडियन तो ठोस कोण का है, ठीक है, रेडियन होता है समतल कोण का, तो 1-2 आपका सही है। ठीक, आगे बढ़िए। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? तो ऋणात्मक हो जाता है, उल्टा कीजिएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भू स्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब गलत नहीं है, ठीक। यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, बिल्कुल सही है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, यह भी सही है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर से होता है, नहीं 8 किलोमीटर से इसका कक्षीय वेग नहीं होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर, यह भी आपका सही है, मतलब ऑप्शन सी आपका गलत है। कितना होता है बताइए? इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर सेकंड होता है कि कितना होता है? 3.1 ना होता है, कितना होता है? 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेक्जेंडर वोल्टा ने की थी, नहीं गलत है। जब समानांतर चालकों में से एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल होता है, ये भी मतलब 2 और 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ होती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित किया जाता है। इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर क्या हो जाएगा? समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का गुणन इंटरफेरोमीटर कहलाता है। मतलब इंटरफेरोमीटर यंत्र से इसका माप किया जाता है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर मापा जाता है पोटेंशियोमीटर से, ठीक। कैलोरीमीटर से विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता आपका हो जाएगा कैलोरीमीटर। और रूलर से क्या होता है? रूलर से आपका लंबाई नापा जाता है। क्लियर? आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? क्या हो जाएगा? परावर्तन कहलाएगा, ठीक है, परावर्तन। नेक्स्ट देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। 96 हो गया, 97 देख लीजिए, 98 देख लीजिए, ये सब का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 99 हो गया, 100 हो गया, देख लीजिए 100, ठीक है। कट ऑफ जो है, कट ऑफ इस सेट का कट ऑफ कितना जाएगा जनरल कैटेगरी का? तो जनरल कैटेगरी का 65 टू 68, ठीक। ओबीसी का 64 टू 66, ठीक। ईबीसी का चल जाएगा आपका 62 63 से 65, याद रखना है। और एससी कैटेगरी का आपका 60 60 से 62, और एसटी का हो जाएगा 60 58 टू 62, ठीक है। तो ओवरऑल जनरल कैटेगरी का देखा जाए तो 65 टू 68, ठीक, इनके बीच में जनरल कैटेगरी का रहेगा, ठीक।